हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि वेक्टर्स होते क्या हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उनका एडिशन का हमने आइडिया लिया कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। फाइनली हम इस रिजल्ट ये हमें याद करने थे कि अगर दो वेक्टर्स का आपको ऐड करना है a प्लस बी इक्वल टू आर, दो वेक्टर्स हैं a एंड b जिनके बीच का एंगल है थीटा, उनका रिजल्टेंट मिलता है r। तो आपने बोला था कि इस r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan फाई जो एंगल था a एंड r के बीच में उसका मैग्नीट्यूड आया था b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, अब इन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम करते हैं। जैसे अगर आपको बोला गया कि a एंड b जो है वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, a एंड b पैरेलल वेक्टर्स हैं, ओके, a वेक्टर एंड b वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब क्या होता था, याद है? पैरेलल मतलब ऐसा होता था ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता था लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम होता था। तो जब डायरेक्शन सेम है तो तुम मुझे बताओ कि ये अगर a वेक्टर है, ये जैसे b वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्रीज। जब सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्रीज, मतलब यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो यहाँ पे आते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या बोलेंगे? r इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1, यस। तो r आपके पास आया रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये अंदर कुछ देखिए सी फॉर्म लग रही है ना, क्या है ये? a प्लस बी होल स्क्वायर, फाइनली आपको मिला a प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको बोला गया कि एक वेक्टर है 2 इस तरफ और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 इस तरफ, दोनों का सम करो तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो सम आएगा वो आएगा 5 उसी डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सम करने के बाद भी सेम डायरेक्शन मिलेगी विच इज़ विथ मैग्नीट्यूड 5। क्लियर है बात यहाँ तक सारी? तो एक केस हो गया ये जब पैरेलल वेक्टर्स हैं। अच्छा, इसी में एक और बात करते हैं कि अगर इक्वल वेक्टर्स होते, याद है इक्वल वेक्टर्स क्या होते थे? जो पैरेलल तो हैं साथ में जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता था, रिमेंबर? तो अगर इक्वल वेक्टर्स हैं a एंड b आर इक्वल वेक्टर्स, अगर इक्वल वेक्टर्स है तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया a, भाई सेम होना चाहिए। तो अब सम अगर करें तो देखो यहाँ पे cos तो 0 अभी भी होने वाला है, फाइनली एक्सप्रेशन यही आने वाला है, लेकिन b अब कितना है? a के बराबर। तो यहाँ रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको? 2a के बराबर। ठीक है, दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता कि 2 में 2 को ऐड करिए तो आपका रिजल्टेंट क्या था? 4 इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है बात? ये हो जाएगा इक्वल वेक्टर्स के लिए। कोई खास बात यहाँ तक? पक्की बात? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? अब देखो, अब अगर बात करें कि a और b एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, रिमेंबर एंटी पैरेलल क्या होता था? क्या होता था एंटी पैरेलल? ये अगर a है तो b अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, इसे हम बोलते थे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर ये a वेक्टर है और ये अगर b वेक्टर है, ऐसा है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है बताना ज़रा? एक की डायरेक्शन है उस तरफ, एक की डायरेक्शन है इस तरफ, का एंगल इसका 180 है, ये पूरा एंगल बनेगा। तो यहाँ जो एंगल बनता है एंटी पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच का जो थीटा है वो 180 डिग्री है, और थीटा 180 डिग्री मतलब cos 180 होता है -1। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। अभी आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। cos 180 इज -1। तो अब मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना मिलेगा इसका, जल्दी बोलो। तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि cos थीटा की जगह आ गया -1, माइनस यहाँ आ जाएगा। अंदर ये देखा जाएगा फिर फॉर्म बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये जब बाहर आएगा तो आपके पास आएगा r इक्वल टू a माइनस बी का मॉड। मॉड क्यों लगा दिया मैंने? मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट से जो भी बाहर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया कि a या b में से जो भी बड़ा है उसके हिसाब से आप माइनस करके आंसर लिखेंगे, पर r हमेशा प्लस मतलब पॉजिटिव साइन आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो डायरेक्शन में सीधा सा हिसाब है कि अगर आपको बोला गया कि 2 ऐसा है और लेट्स से 4 ऐसा है,
तो आप देख के समझ पा रहे हैं ना कि जो बड़ा होगा उस तरफ फाइनल डायरेक्शन मिलेगी आपको। तो बड़ा कौन? 4, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा 2 के बराबर। 4 - 2 मैग्नीट्यूड आना चाहिए 2, डायरेक्शन जो बड़ा है उसकी तरफ। अगर ऐसा होता कि यहाँ होता 5, यहाँ होता 1, क्या करते अब? फाइनल आंसर आता आपके पास उस डायरेक्शन में, क्योंकि 5 उधर है, फाइनल आंसर आता ऐसा कुछ 4 के बराबर। 5 - 1 इसका मैग्नीट्यूड आता। क्लियर है बात यहाँ तक? पक्की बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया एंटी पैरेलल। अच्छा, इसी में सोचो कि अगर मैं इसको अपोजिट वेक्टर कर देता। अपोजिट याद आ रहा है? अपोजिट वेक्टर मतलब A = -B, दो वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो क्या करते? अपोजिट वेक्टर्स के लिए लिखेंगे, वेक्टर लिखा तो जाता था A = -B के हिसाब से, है ना। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल था, लेट्स से A के बराबर था। तो अगर मैं यहाँ इसको रखता हूँ तो रिजल्टेंट कितना मिला? 0। मिलना भी चाहिए भाई, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों को अगर सम करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपने किया भी है, +2 - 2 0 होता है ना। सेम डायरेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में -2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसको। ऐसा हो गया आपके पास फाइनल। ठीक है, ये 4 केसेस इंपॉर्टेंट थे, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अगले केस पे चलते हैं। कर लिया? अब देखो अगला केस ऐसा है जो बहुत सारी जगह यूज़ आने वाला है आपको, बहुत सारी जगह। तो ये डायरेक्ट हम यूज़ करना सीखेंगे अभी। जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपको डायरेक्ट याद होना ही चाहिए। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा? अगर A और B आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। तो A इज परपेंडिकुलर टू B, ये साइन किसका है? परपेंडिकुलर का। ओके, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। अब बताओ cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? 0। तब अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा? √A² + B² + 2AB, cos की जगह आ जाएगा 0। ये पूरी टर्म हो गई 0, बचा क्या? R = √A² + B²। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द वेक्टर्स। क्लियर है बात? R = √A² + B²। ठीक है, सीधा आपको एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर से रिजल्टेंट मिलेगा रूट करके। ठीक है, याद रखने का एक और तरीका क्या है? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, ट्रायंगल लो लगा दो ऐसा। ये A है, ये B है, हेड टू टेल अरेंज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका रिजल्टेंट बनेगा R। क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये हाइपोटेन्यूस है? क्या ये और ये दोनों बेस एंड परपेंडिकुलर है? क्या पाइथागोरस थ्योरम कहता है R² = A² + B²? यही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं सीधा आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंगल कितना बनेगा? तो एंगल यहाँ से देख लो, अगर ये एंगल देखें फाई, तो tan फाई कितना लिखूँ? B/A दिख रहा है सीधा सीधा यहाँ से, ट्राइंगल से देख सकते हो B/A। चाहो तो तुम यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या देखोगे? तो sin 90 इज 1, cos 90 0, ऊपर आया 1 नीचे आया 0, B/A बचा खाली। यही तो हमने यहाँ लिखा है, tan phi = B/A। तो जब 90 या परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर्स तो आप सीधा ट्राइंगल से समझ सकते हैं इसको, रिजल्टेंट और इनके एंगल को। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह यूज आने वाला है ये। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। चलिए इसे लिख लीजिए आप, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। ओके, एक और इम्पोर्टेंट अपन बात करते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स से। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जैसे मैंने लिखा है A वेक्टर माइनस B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, ऐसा अपने को एक फॉर्म चाहिए। दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं इस तरीके से, A वेक्टर ऐसा बना रखा है, B ऐसा बना रखा है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इस B वेक्टर की जगह माइनस B वेक्टर लिख के उसमें ऐड कर दूँ तब भी तो मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है एक बात कि यार ये हो तो एडिशन ही रहा है ना। एक वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा है माइनस B वेक्टर, इन दोनों को एडिशन करना है तो अपने को जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। एडिशन अपन सीख चुके हैं, तो बस एडिशन को यूज़ करके कैसे सब्ट्रैक्शन करना है वो हम बात यहाँ करने वाले हैं। तो B को अपन ने रिप्लेस किया माइनस B से। अब माइनस B मतलब किसी वेक्टर के आगे अगर माइनस साइन लगा देते थे तो क्या चेंज होता था?
मैग्नीट्यूड सेम रहता था लेकिन क्या डायरेक्शन अपोजिट हो जाती थी उसकी? यस। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ये जो ए वेक्टर यहाँ बना हुआ है माइनस बी वेक्टर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? इसका अपोजिट मतलब माइनस बी वेक्टर बनेगा ऐसा। दिस वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर। ये जो बी ऊपर जा रहा था अब ये बी की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे इस तरफ। क्लियर है बात यहाँ तक पूरी आपको? अब इन दो वेक्टर्स का अपने को एडिशन करना है। एडिशन अपन जानते ही है क्या होता है, आर अपने को निकालना आता है, फाई अपने को निकालना आता है। देखो कैसे करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ अगर बनाऊं तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इसके लिए कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। दिस इज द रिजल्टेंट आर, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, ठीक है। आर क्या कहता था? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। क्लियर है बात? अब एक बात और देखो यहाँ ध्यान से पहले कि यहाँ अगर इसका एंगल थीटा था, अगर ऐसा एंगल थीटा था, ठीक है, पहले ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ए माइनस बी जब मैं बना रहा हूँ तो ए माइनस बी का एंगल कितना हो जाएगा? देखना ध्यान से, ये एंगल कितना होगा बताओ मुझे एक बार, सोचो। अब मेरे पास वेक्टर है ये, मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? तो ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्रीज, सिंगल लाइन पे 180 बनता है, या पाई कहते हैं उसे। तो पाई माइनस थीटा इज दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। क्लियर है बात? तो अब इस माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, विच इज़ बी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। तो वेक्टर अपने पास ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। इनके बीच का एंगल कितना है? अब पाई माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। ये भी आप पढ़ेंगे बाद में, पर माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है बात? तो जहाँ आप बात कर रहे थे समेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की, सब्ट्रैक्शन में वो हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। इतना ही फर्क आता है अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो। क्लियर है? वही दो वेक्टर्स हैं, उसी पोजीशन पे रखे हुए हैं, वही एंगल थीटा है। पहले एडिशन किया तो यहाँ आ रहा था प्लस, अब सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ आ रहा है माइनस, ठीक है। एक और अपने को क्या चाहिए था? फाई कौन सा एंगल होता था? ए और रिजल्टेंट के बीच का, रिमेंबर। तो tan फाई में लिखूंगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी, सॉरी थीटा की जगह कितना है? पाई माइनस थीटा। एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। ओके, यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइड में कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये अपने यहाँ यूज़ किया है। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो बन रहा है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ये होता है पॉजिटिव साइन थीटा, और कॉस ऑफ ये यहाँ पे जा रहा है तो माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली अपने पास एक्सप्रेशन बनेगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी कॉस थीटा। क्लियर है बात? तो यहाँ भी आप नीचे माइनस साइन आ गया, एडिशन में यहाँ प्लस आता था, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन आ जाएगा। कोई और इसमें अलग बात नहीं है, ठीक है। ये जो दो चीज़ें हैं जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी बस याद रख लो कि ऐसा होता है। बाद में आपके पास जब चीज़ें मैथ्स में आप पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएंगी आपको कि ऐसा क्यों है ये। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये बात अपने को समझ में आ गई। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ओके क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे देखा जाए। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे देखा जाए? जैसे आपको ये वेक्टर दिया है एक ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर दिया है बी वेक्टर, ठीक है। आपने बोला कि ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, ये इन दोनों के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे एक खास बात ये है ध्यान रखने वाली कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? टेल टू टेल। याद है हमने पैरेललोग्राम में अरेंज किया था इनको टेल टू टेल, और वहीं हमने थीटा की बात करी थी। तो अरेंजमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? टेल टू टेल, अगर आपको इनके बीच का एंगल देखना है तो, ठीक है। जैसे एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर अगर ऐसा है, ये वेक्टर, तो एंगल कौन सा बोलूँगा मैं? क्या ये एंगल बोलूँ थीटा? नहीं, गलत हो जाएगा ये एंगल बोलना। क्यों? क्योंकि अभी अरेंजमेंट कैसा है?
टेल टू हेड, हेड टू टेल अरेंजमेंट है ना, सेम नहीं है ना। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे शिफ्ट कर दो ऐसा, जब शिफ्ट करूँगा तो ये यहाँ ऐसा बन जाएगा, शिफ्ट तो हम कर ही सकते हैं। तो ये जो एंगल है ना, ये इसका सही एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का। तो हमेशा ध्यान रखिए वेक्टर्स के बीच का जब एंगल अपने को देखना होता है तो एंगल देखा जाता है टेल टू टेल अरेंज करके या हेड टू हेड अरेंज करके, कुल मिला के सिमिलर अरेंजमेंट होना चाहिए, तब आप जाके इसका एंगल देख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लेते हैं, अरेंजमेंट उसका उल्टा दे रखा होता है, सीधा अपन उसके हिसाब से सॉल्व करके आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। आप इसको लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कर लिया। वेक्टर्स के अपन सम करना शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स। बस फॉर्मूला कैसे लगाना है यही देखेंगे, और कोई खास बात नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है इस पर कि एक आपको वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड है 2, बी वेक्टर दे रखा है और लेट्स से ये एक्स एक्सिस के साथ दे रखा है आपको, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्रीज। बी वेक्टर आपको दे रखा है कुछ इस डायरेक्शन में और इसका जो एक्स के साथ एंगल दे रखा है वो दे रखा है अगेन 30 डिग्रीज। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 3। पूछा आपसे a प्लस बी बताइए, दूसरा आपसे पूछा a माइनस बी बताइए। ठीक है, अब यहाँ जब पूछा गया ना तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा, तभी अपना आंसर सही कहलाएगा, क्योंकि वेक्टर का एडिशन या समेशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा वेक्टर ही रिजल्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इन दोनों को साथ में बना लेते हैं। दोनों एक्स के साथ ही आपको दे रखे हैं एंगल, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर ये आपको दे रखा है और इधर ये आपको दे रखा है, इस तरीके से है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। क्लियर है, टोटल एंगल कितना हो जाएगा दोनों का 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 ऊपर है 30 नीचे है। अब आपको पूछा रिजल्टेंट, तो आर क्या बताएंगे, ए प्लस बी के लिए पहले बात करते हैं। तो आर क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। क्या एंगल सही लिखा है मैंने, क्या अरेंजमेंट सही है, यस टेल टू टेल अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। एंगल आ गया 60 डिग्री, तो रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस यहाँ से आया 4 एंड 12 इंटू कॉस 60 होता है हाफ, तो आएगा 6। आपके पास फाइनल आंसर आया रूट 19। तो ये आपके पास आ गया आर। क्लियर है, अपने को tan phi भी चाहिए होता है, तो tan phi कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो tan phi आता है b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। कितना आएगा ये, b आपको दे रखा है 3, साइन कितना है, थीटा इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाई a इज़ 2 प्लस b इज़ 3 कॉस 60 डिग्री। कितना आएगा, साइन 60 इज रूट 3/2, तो ऊपर आया 3 रूट 3/2, नीचे आया 2 प्लस 3 कॉस 60, कॉस 60 इज हाफ, ये आया 3/2, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 7/2, तो ये आपके पास आंसर आया 3 रूट 3/7। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको फाइनल आंसर, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 3 रूट 3/7। ये आपका हो गया एंगल, ये आपका हो गया रिजल्टेंट आर, ये आपके हो गए फाइनल आंसर्स। ठीक है, अब इसको अगर पोजीशन आपको पूछा जाए कि पोजीशन कैसे बनाएंगे, तो ये जो फाई एंगल था हमने क्या बोला था, फॉर्मूला कंडीशन के साथ याद होना चाहिए। फाई किसके साथ एंगल था, ये ए के साथ, ए और रिजल्ट के बीच में, याद है। तो ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल फाई है, मतलब ये जो रिजल्टेंट बनेगा कहीं यहाँ पे आर, वो एंगल फाई होगा ये वाला, दिस एंगल इज फाई, ए और आर के बीच का एंगल फाई है, और ऐसा कुछ इसका रिजल्टेंट बनने वाला है। क्लियर है यहाँ तक बात, दोनों पक्की बात। चलिए अब बात करते हैं ए माइनस बी की। ए माइनस बी में क्या चेंजेस होने वाले थे, जस्ट एक माइनस साइन, प्लस की जगह एक माइनस आने वाला था। तो देखिए आर कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही था ना। तो आर हो जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉस 60 इज हाफ। कितना आया, आर इक्वल टू रूट ओवर 4 प्लस 9 माइनस यहाँ से आया आपके पास 6, कितना आएगा, आर इक्वल टू रूट 7।
ये आएगा आपका रिजल्टेंट a माइनस बी के लिए। ठीक है, लिख लेता हूँ, ये पूरा था a प्लस बी की बात चल रही थी, ये बात चल रही है a माइनस बी की। अब यहाँ tan फाई अगर निकालें तो कितना आएगा b साइन थीटा बाई a माइनस बी कॉस थीटा, यही आता था, माइनस आ जाएगा b साइन थीटा, b कितना आपको दे रखा है 3 √3/2 साइन थीटा, वही जो कैलकुलेशन यहाँ की थी वैसे ही आएगा। a आपको दे रखा है 2 माइनस, अब माइनस हो जाएगा 3 cos 60 इज 3/2, तो नीचे बचा हाफ, ऊपर हाफ, फाइनल आंसर आया 3√3। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स 3√3। क्लियर है बात? अगर मैं इसको लिख देता हूँ R1 ताकि अपना R और R1 में डिफ्रेंशिएट कर सकें, और इसको लिख देते हैं फाई 1, तो ये R1 जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा R1, और ये जो फाई 1 एंगल बनेगा वो एंगल आएगा यहाँ से फाई 1। एंगल अभी भी कहाँ से बन रहा है? A से। एंगल हमेशा जो ये फॉर्मूला है किसके लिए? A के लिए, A और R के बीच का एंगल, तो एंगल बनेगा ऐसा। ठीक है बात? इस तरीके से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है, फॉर्मूला आपको यूज़ करना ये आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम अब। ओके, तो वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ आपको बता रखी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आप 2 में 5 को जोड़ो या 5 में 2 को जोड़ो, एक ही बात है। तो वैसे यहाँ पे कि आप चाहे पहले a वेक्टर में b वेक्टर को ऐड करिए या b वेक्टर में a वेक्टर को ऐड करिए, एक ही आंसर आने वाला है, तो दोनों सेम बातें हैं, कोई खास बात उसमें नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कहती है कि अगर आप 3 वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप कोई भी 2 को पहले उठा लीजिए, उनका सम कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर तीसरे से सम कीजिए, सेम आंसर मिलने वाला है। जैसे a प्लस बी प्लस सी अपने को करना था, अपन ने क्या किया, पहले b प्लस सी को सम कर लिया, एक रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को फिर a के साथ सम कर लिया। ऐसा करो, या फिर a और b को पहले सम कर लो, रिजल्ट को c से सम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है। थर्ड जो है वो कहती है कि अगर आप इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स a एंड माइनस ए, इनको अगर ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? नल वेक्टर। ये क्या? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, तो a या माइनस ए, अगर a प्लस माइनस ए करेंगे तो जीरो वेक्टर मिलेगा। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स जब ऐड करते हैं तो जीरो वेक्टर मिलता है। ठीक है, अगर आप किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, सेम आंसर मिलता है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर एक वेक्टर a है उसमें जीरो वेक्टर ऐड किया तो a वेक्टर ही मिलने वाला है, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। अगर a वेक्टर में मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ विच इज़ 0, यहाँ 0 एक कांस्टेंट है, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता था। रिमेंबर, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया था, तो जब 2a बनाया तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया था, तो जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, वेक्टर मिलेगा आपको फाइनली 0 वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर आपको मिलेगा। अच्छा, अगर एक वेक्टर को, नल वेक्टर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नल वेक्टर है उसका आप चाहे 5 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 7 से, चाहे 10 से, कोई भी नंबर उठा के आप जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर आपको जीरो वेक्टर मिलने वाला है, क्योंकि जीरो पे कुछ भी करोगे जीरो ही आएगा, तो ये भी जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, जस्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में कभी कुछ पूछ लिए जाते हैं ये, तो आपको याद होने चाहिए, इनको लिख लीजिए जल्दी से। ओके गाइज, अभी जो पढ़ने वाले हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर्स का, जो हम वेक्टर सीखेंगे उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जो है पूरी फिजिक्स में आपको 2 साल तक काम करना ही है इस पर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोले तो एक वेक्टर को 2 वेक्टर्स में तोड़ देना। ठीक है, कैसे तोड़ देना? एक वेक्टर से 2 परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना। ठीक है, जैसे एक वेक्टर है a, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो लेट्स से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक वेक्टर a दे रखा है ऐसा एट एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। ठीक है, थीटा एंगल पे। अब इस वेक्टर को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या 2 वेक्टर्स में डिवाइड करना है बेसिकली, और वो 2 वेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको अगर मैं सम करूं तो फिर से मुझे रिजल्टेंट क्या मिल जाए? a मिल जाए। क्लियर है बात? तो मुझे ऐसे 2 वेक्टर चाहिए।
एक्स वेक्टर मान लीजिए एंड वाई वेक्टर मान लीजिए। ऐसे दो वेक्टर मुझे चाहिए, या इसको अपन लिखते हैं ए एक्स और ए वाई, कि ए का एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट और ए का वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। भाई ए को ही तो हम तोड़ रहे हैं, तो इधर एक वेक्टर आएगा ए एक्स, इधर आएगा एक वेक्टर ए वाई। ठीक है, ये दोनों ऐसे होने चाहिए कि इनको अगर मैं सम करूं तो मुझे फिर से ए वेक्टर मिल जाए। मतलब ए एक्स प्लस ए वाई अगर लिखा जाए तो मुझे फिर से ए वेक्टर मिल जाए, मुझे ऐसा कुछ करना है। क्लियर है बात? अब कैसे करें? तो आसान सा तरीका है अपने पास एक, कि अपन ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ एक्स एक्सिस पे, तो देखो ध्यान से, ये जो हाइट है, क्लियर, ये जो हाइट है, ये कैसे निकालेंगे हम? लेट्स से ये हाइट है y, तो y को क्या लिख सकता हूँ मैं? ये मैग्नीट्यूड है a, क्योंकि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है। ट्रिग्नोमेट्री से अगर मैं लिखूँ तो y क्या लिखूँगा? a साइन थीटा। कैसे लिख लिया? देखो ध्यान से, साइन थीटा को क्या लिखूँगा? इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा इक्वल टू y बाई a, या y कितना है यहाँ से? a साइन थीटा। क्लियर है बात? ऐसे ही मैंने ये देखा, ये मुझे देखना है, ठीक है, ये लेंथ है x, x देखूँ तो क्या लिखूँगा? cos थीटा इक्वल टू x बाई ए। देख पा रहे हो? cos थीटा इक्वल टू x बाई ए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से x कितना आया? a cos थीटा। ठीक है, और यही दो वेक्टर्स हैं। याद करो अभी अपन ने जब बात करी थी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को सम करने की, तो अगर एक वेक्टर है यहाँ पे आपके पास a x, एक वेक्टर आपके पास यहाँ पे ए वाई, तो क्या इन दोनों का सम करके जब आप पैरेललोग्राम लॉ से देखो तो इनका जो डायगोनल है वही ए मिलेगा आपको। तो क्या यही चीज़ यहाँ बन रही है? देखिए, ये वेक्टर है ए, ये जो आपने वेक्टर बनाया यहाँ पे, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही वेक्टर तो ए वाई वेक्टर है जो यहाँ लिखा गया, और नीचे जो वेक्टर बन रहा है एक्स वाला, क्या यही ए एक्स वेक्टर है? क्लियर है बात? मतलब ए एक्स वेक्टर इज नथिंग बट एक्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास a cos थीटा, और इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है? a sin थीटा। क्लियर है बात? पक्की बात? चलिए, तो ये दो वेक्टर्स ऐसे हो गए जिनका सम करके हम फिर से ए वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो याद करो फॉर्मूला भी हमने लिखा था, जब 90 पे होता तो क्या होता था? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो यहाँ जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। देखो अंदर बन रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 हो जाता है, r आया a के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। तो हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए इस एक वेक्टर के जो मिल के फिर से a को बना रहे हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए? a cos थीटा और a sin थीटा। अब ये बात ऐसा नहीं है कि x वाला हमेशा cos थीटा होगा, y वाला हमेशा sin थीटा होगा, नहीं, यहाँ हमने x और y ऐसा माना है इसीलिए ऐसा है। क्लियर बात? चलिए, अब ये तो मिला आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कहाँ से मिलेंगी? याद करो डायरेक्शन के लिए हमने क्या बोला था? हमने बोला था ना कि यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं, और हमने ये भी बोला था आपको कि जब यूनिट वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो बोला था कि x, y और z की तरफ अगर देखें तो हमने कुछ यूनिट वेक्टर्स को असाइन किया हुआ है। x वाले को हमने क्या बोला था? i कैप, y वाले को क्या बोला था? j कैप, z को क्या बोला था? k कैप। क्लियर है बात? तो अगर मैं इस पूरे वेक्टर को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? a वेक्टर इज नथिंग बट a x वेक्टर। वेक्टर कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। तो a x वेक्टर की जगह क्या लिखूँगा? a cos थीटा, और ये किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में है ना, i कैप लिख सकता हूँ इस पर, i कैप प्लस a y वेक्टर, a y का मैग्नीट्यूड कितना है? a sin थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या है a y की? ये j कैप। तो ये हो गया आपके पास a वेक्टर a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। यहाँ एक cos थीटा और a sin थीटा क्या है? इसके दो कंपोनेंट्स। क्लियर है बात? तो रिजोल्यूशन करके हमें ये दो कंपोनेंट्स मिले, ये कंपोनेंट्स इज नथिंग बट वेक्टर्स। तो ये दो वेक्टर्स मिले ax और ay, जिनका सम करें तो फिर से a मिल जाएगा। करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों हमने रिजोल्यूशन किया वेक्टर को? 1 से 2 में क्यों बांट दिया? तो इसका एक सबसे जो यूज़फुल एप्लीकेशन है वो ये है कि अपने को जब वेक्टर्स के एडिशन करने पड़ते हैं ना, तो हम इस मेथड से और आसानी से कर सकते हैं। सोचो कैसे? एक वेक्टर a ऐसा है, उसके दो कंपोनेंट्स आपने x और y में निकाल लिए। फिर सोचो एक और वेक्टर होता b वेक्टर जो कहीं ऐसा बना होता,
कि बी वेक्टर ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ऐसे 3 वेक्टर्स हैं। अगर इन तीनों के मैं ये वाले कंपोनेंट्स निकाल लूँ एक्स की तरफ वाई की तरफ, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ए वाई बी वाई सी वाई, तीनों मिल गए। अब इन तीनों को अलग सम कर दो, एक्स वाले वाई वाले तीनों अलग सम कर दो, कर सकते हैं ना, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में होता है डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। हो गया। फाइनली आपके पास इधर एक वेक्टर बना जो रिजल्ट आया, एक्स में एक वेक्टर बना जो रिजल्ट आया। अब आपके पास 2 वेक्टर्स हैं जिनको आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फॉर्मूला भी कौन सा, ये वाला, क्योंकि अब ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको वो पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं करना पड़ेगा 3 के लिए। कंपोनेंट्स लो, फाइनली 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए ये तीनों मिला के अब 2 में कन्वर्ट हो गए। इन दोनों को सम कर दो, वो भी दोनों परपेंडिकुलर है, आराम से सम होता है। क्लियर है। तो कंपोनेंट्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह यूज आने वाला है। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन मिलते हैं। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। यहाँ आपको कुछ वेक्टर्स बता रखे हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, इस पे आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं। हर वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स और अलोंग वाई आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, अभी एक बार रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। एक्स और वाई अगर ऐसा था और यहाँ एक वेक्टर था ए और ये अगर एंगल थीटा था, तो हमने बोला था कि ए एक्स कितना बना था आपके पास, ए कॉस थीटा, ए वाई कितना बना था आपके पास, ए साइन थीटा। फिर मैंने बोला था कि ये एक्स में हमेशा कॉस थीटा वाई में हमेशा साइन थीटा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कॉस साइन कहाँ से आए थे, ट्राइंगल से देखा था हमने, रिमेंबर। तो अगर एंगल ये थीटा हो गया तो चेंज हो जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखिए, आप ये लिख लीजिए कि कॉस थीटा कंपोनेंट वो वाला बनेगा जिसके साथ थीटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये 2 वेक्टर्स आपने बनाए थे तो थीटा इस वेक्टर के साथ है ना, इस वाले के साथ है, तो ये वाला वेक्टर बनेगा ए कॉस थीटा, ये बनेगा ए साइन थीटा। अगर ऐसा होता कि यही एंगल है और अब इस बार ये थीटा दे रखा है, ये आपका वेक्टर है और आपको कंपोनेंट्स लेने हैं, तो अब ये 2 कंपोनेंट्स बनेंगे इसके, एक इधर एक इधर। कौन सा है वाला आपका अब कॉस थीटा होगा जिसके साथ थीटा बनता है, तो अब ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो बात हमेशा याद रखिए कि आपको ये याद नहीं रखना है कि एक्स में कॉस थीटा, नहीं, जिसके साथ एंगल वो वाला कॉस थीटा, ये आपको याद रखिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए, बी वेक्टर आपको दे रखा है, मैग्नीट्यूड 5 है, एक्स के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके लिए पूछा गया आपको कि कंपोनेंट्स बताओ, दोनों कंपोनेंट्स मतलब 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्या क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से जल्दी से। इधर जो बनाऊंगा वो कितना बनाऊंगा, बी कॉस थीटा। क्यों, एक्स से इसीलिए नहीं, थीटा इसके साथ है इसलिए, ये एंगल यहाँ पे है इस वजह से। तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा 5 √3/2। क्लियर है। इधर अगर लिखें तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, बी साइन थीटा। क्यों आया साइन थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ था तो ये कॉस हो गया, दूसरा बचा वो साइन आएगा। कितना आएगा ये 5 साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो 5/2 ये आया। क्लियर है। अगर मुझे बी वेक्टर को लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, बी वेक्टर इक्वल टू, अभी हमने बात करी थी ना, जो एक्स में आता है आई कैप, जो वाई में आता है जे कैप। एक्स में कितना मिला आपको, 5 √3/2 आई कैप, प्लस वाई में कितना मिला, 5/2 जे कैप। ये हो जाएगा आपका पूरा बी वेक्टर को लिखने का तरीका, 5 √3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। 2 कंपोनेंट से आपने पूरा वेक्टर को लिखा। क्लियर है। इस पे आइए, ये क्या कह रहा है, देखो एंगल 30 इस बार यहाँ बन रहा है, तो cos थीटा कंपोनेंट कौन सा होगा, y वाला। तो ये c है, तो मैं y की तरफ जो लिखूंगा उसको लिखूंगा 4 cos 30 डिग्री, एक या b cos 30 c cos 30 जो भी है, तो 4 cos 30 ऊपर आएगा, इस तरफ कितना आएगा 4 sin 30। cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 √3, sin 30 होता है हाफ, ये हो जाएगा 2। अब अगर मुझे c वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, x में कितना है 2, x में यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, तो 2 i कैप। y में कितना है 2 √3, यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप, तो ये मेरा वेक्टर हो गया c वेक्टर। क्लियर बात, c वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस 2 √3 j कैप। तो वेक्टर को दिखाने का अब अपने पास दूसरा तरीका और आ गया। अभी तक अपन ग्राफिकल दिखा रहे थे कि x और y एक्सिस बनाया और बताया कि इस डायरेक्शन में वेक्टर है इतनी लेंथ का।
वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। आई और जे में लिखा हुआ मिलेगा, के में भी आएगा, 3D अगर बात करें तो के में भी आ जाएगा। तो ये वेक्टर्स लिखने का तरीका आपको ध्यान होना चाहिए। क्या क्या लिखा है, तो x में इसकी वैल्यू कितनी है 2, y में कितनी है 2√3, इस तरीके से इसको लिखेंगे। क्लियर है? ये बताइए, इस बार ध्यान से देखो तो ये वेक्टर है, कंपोनेंट्स बनेंगे एक इधर और एक इस डायरेक्शन में। कंपोनेंट्स इस बार इधर बनेगा। कंपोनेंट्स हमेशा कैसे बनते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए कि जो वेक्टर है वो इन दोनों के बीच में आए। तो वेक्टर बीच में कब आएगा, जब ये और ये कंपोनेंट बनेंगे। क्लियर है बात? अब एंगल इधर, तो मैं ये वाला कितना लिखूंगा 5 cos 37 डिग्री, ये कितना लिखूंगा 5 sin 37 डिग्री। क्लियर है बात? cos 37 यहाँ क्यों आया, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो ये होगा 5 cos 37, ये होगा 5 sin 37। अब sin cos 37 अगर आपको वैल्यूज़ नहीं पता है तो मैं लिख लेता हूँ इधर नीचे, sin 37 sin 53 cos 37 cos 53, ये चार वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। याद करने का तरीका आप यहाँ से याद रखेंगे, cos 53 इक्वल टू 3/5, cos ऑफ 53 इक्वल टू 3/5, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब ये जो एंगल है ना, इसमें दो ही वैल्यू आती है, या तो 3/5 या 4/5। तो अगर cos ऑफ 53 हो गया 3/5, तो बचा क्या 4/5, cos 37 कितना हो गया 4/5। अब याद है आपको sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 होता है √3/2। ऐसे ही sin अगर 0 है 0, तो cos 90 होता है 0, मतलब क्रॉस आप मान सकते हैं। तो ऐसा कर लीजिए कि cos 53 जो है वो इक्वल है sin 37 के, और ऐसे ही जो cos 37 है वो इक्वल है sin 53 के। क्लियर बात? तो आपको अगर एक बात याद है, cos 53 इक्वल टू 3/5, तो आप चारों वैल्यूज लिख सकते हैं। धीरे धीरे आपको याद हो ही जाएगा, पर अभी शुरू के लिए क्या आप आराम से लिख पाएंगे सारी वैल्यूज? चलिए यहाँ देखें, तो cos 37 कितना था, cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा 4, 5 × 4/5 इज 4। sin 37 कितना है 3/5, ये कितना आया 3। बताओ इसके लिए वेक्टर क्या लिखोगे? इसके लिए जब वेक्टर लिखूंगा तो ध्यान से देखो, तो ये था x एक्सिस, ये था y एक्सिस। अब x उधर है, i कैप उधर है, मेरा कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट के लिए क्या एक माइनस इनकॉर्पोरेट करते हैं अपन, यस। तो वो था +i, तो इधर क्या होगा -i। तो मैं इसके लिए जब लिखूंगा तो लिखूंगा -4i कैप। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी है, ऐसा। ऊपर के लिए क्या लिखूंगा, ऊपर +j कैप होता है, तो +3j कैप। क्लियर है? ये होगा इसका वेक्टर -4i कैप +3j कैप। क्लियर है? कंपोनेंट्स निकालने अब आप गए आपको अच्छे से। इधर आइए इस क्वेश्चन पे, यहाँ क्या कह रहे हैं 3√2 इधर है, 45 एंगल ये रहा। कंपोनेंट्स कैसे आने चाहिए, ऐसे जो वेक्टर बीच में आ जाए। तो ये कंपोनेंट आएगा एक इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे दो कंपोनेंट आएंगे इसके। थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये होगा cos थीटा, मतलब 3√2 cos 45 डिग्री, ये होगा 3√2 sin 45 डिग्री। क्लियर है? cos 45 sin 45 दोनों ही होते हैं 1/√2, तो ये भी आएगा 3 और ये भी कितना आएगा 3। क्या लिखूँ वेक्टर इसके लिए, +x तो 3i कैप, ये क्या है -j कैप। क्यों? क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है ना, -j कैप, तो -3j कैप। ये इसका वेक्टर बनेगा 3i कैप -3j कैप। ऐसे इस वेक्टर को लिखा जाएगा। यहाँ आओ जल्दी से, कैसे वेक्टर बनाऊँ? वेक्टर बनेंगे ऐसे, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में आना चाहिए ना। 5 cos किधर, जिधर एंगल, तो ये बनेगा 5 cos 30, ये बनेगा 5 sin 30। क्लियर है बात? देखो कितना आ जाएगा 5 sin 30, sin 30 इज हाफ, तो ये आएगा 5/2, cos 30 इज √3/2, तो 5√3/2। क्या लिखूँ वेक्टर इसके लिए, x में पहले लिखेंगे तो ये है माइनस, इस तरफ -x, तो लिखूंगा -5/2 i कैप। क्लियर है? j ये भी नीचे की तरफ है इसलिए -5√3/2 j कैप। क्लियर है बात? इस तरीके से लिखना है अपने को सारे वेक्टर्स। ओके, यहाँ आओ जल्दी से। इसके लिए कंपोनेंट्स क्या क्या बनेंगे,
इसका x कंपोनेंट कितना बनाऊं, x के साथ एंगल कितना है 90 डिग्रीज, पूरा वेक्टर की तरह y में, तो x के साथ एंगल 90 डिग्री, जिसके साथ एंगल वो कितना होता है cos 90 कितना होता है 0, तो x में कंपोनेंट इसका कितना आएगा 0। ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई वेक्टर सीधा x या y में है, जैसे ये पूरा का पूरा y में है ना, तो इसका x कंपोनेंट कितना होता है 0। तो एक बात ध्यान रखिए, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर हमेशा 0 होगा। ये रहा वेक्टर, मुझे कंपोनेंट निकालना था इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे 0। क्लियर है, ये कंपोनेंट भी 0, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा किसी वेक्टर का 0। क्लियर है, तो इस वेक्टर को मैं सीधा लिखूंगा, भाई x में तो 0 है, आई कैप वाली टर्म 0 हो गई, बचा क्या खाली j, वो भी पॉजिटिव, तो ये वेक्टर हो जाएगा 2j कैप। ये वेक्टर हो गया 2j कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कितना है j कैप। क्लियर है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें कि वेक्टर सीधा x या y पे दे दिया तो कंपोनेंट कैसे निकालें, जिधर है बस वही उसका कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0। ऐसे अगर x दे रखा है ऐसा, तो क्या हो जाएगा ये कंपोनेंट, y की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका 0, क्योंकि अब ये एंगल कितना है 90, cos 90 0, तो इस तरफ कंपोनेंट इसका कुछ नहीं आने वाला, जो भी है यही है, कितना है 2i कैप। ठीक है, तो 0j कैप इधर 0i कैप। क्लियर है तक सारी बातें, तो आई गेस आपको रिजोल्यूशन करना आ गया है। अच्छा, अगर 3D में होता तो क्या करते, जैसे 3D अगर पूछा होता तो अपन यहाँ एक इसी में ऐड कर लेते हैं कि अगर ऐसा 3D होता, यहीं ऐड कर लेते हैं ऐसा कि अगर एक z एक्सिस आपको और दी होती, इस तरीके से z और दिया होता आपको, तो अब क्या किया जाता, लिखते हैं हम यहाँ पे 3 एंगल से। चलिए इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं बता दूँ 3D में क्या करते हैं। तो ये हो गया 2D रिजोल्यूशन। अगर ये 3D पूछा जाता तो 3D में हमें तीनों एक्सिस के साथ एंगल चाहिए होता है। ये x y z अपन ने बना लिया जल्दी से, इधर x y and z अपने को पता है, तीनों में i कैप j कैप और k कैप, ये लिखते हैं। अगर एक वेक्टर होता है ऐसा, ये एक वेक्टर है a, ठीक है, ऐसा 3D में है ये वेक्टर, ये प्लेन से ऐसा बाहर निकला हुआ ऐसा वेक्टर है, ओके। और लेट्स से इसके साथ इसका एंगल अगर अल्फा है, इसके साथ एंगल अगर बीटा है, और इसके साथ एंगल अगर इसका गामा है, ठीक है, तीनों वेक्टर्स के साथ एक कोई ना कोई एंगल बना रहा है। अब ऐसा मान लो कि आपका जो रूम है उसके कॉर्नर से निकाल के एक ऐसा वेक्टर बना लो आप, ठीक है, कॉर्नर से बीच में हवा में आता हुआ एक वेक्टर है। तो क्या देखो, उसको ऊपर वाली जो लाइन चल रही है y एक्सिस, इधर चल रही है z, इधर चल रही है x, तीनों से इसका कोई ना कोई एंगल बन रहा है ना, बनेगा। तो वो एंगल हमारे पास पता है अल्फा बीटा गामा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर इसका x कंपोनेंट लिखूंगा तो लिखूंगा ax इक्वल टू a cos थीटा अल्फा, एंगल इस बार कितना है अल्फा, ये हो जाएगा a y अगर लिखूंगा तो y के साथ एंगल कितना है बीटा, तो हो जाएगा a cos बीटा। z के साथ लिखूंगा तो कितना लिखूंगा a cos गामा। ये इसके 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो अगर पूरा वेक्टर लिखना है तो क्या लिखूंगा, a वेक्टर इक्वल टू a cos अल्फा i कैप, a cos बीटा j कैप, a cos गामा k कैप। ये हो जाएगा आपका पूरा वेक्टर। कंपोनेंट्स अलोंग x y z तीनों ले लिए, तीनों में i j के लिख लिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बात। 3D में कंपोनेंट्स लेना जनरली नहीं पूछा जाता, इस तरीके से आएगा ज़रूर, ये लिखा हुआ, इसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो कंपोनेंट्स लेना जनरली 3D में नहीं पूछते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ तक बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे की चीज़ें कि अगर आई जे के में दे रखा है इस फॉर्म में है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करें, बहुत आसान सी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।